वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। मेरा नाम हीना है एंड आई एम योर पॉलिटिकल साइंस एंड लीगल अवेयरनेस एक्सपर्ट। तो आप लोगों को याद हो, अगर ऐसा मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने प्रीवियस सारे सेशंस देखे होंगे, उनको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, तो याद आ जाए, है ना, कि क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है उसको हम डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिकल साइंस, एंड फोकस किस चीज पे है हमारा, हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स की जो है वो बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 चैप्टर्स को जो है काफी सारे लेक्चर्स के थ्रू हमने कवर किया। और हमने क्या सीखा भाई, हमने हर वो कॉन्सेप्ट जो है उस पे क्लैरिटी ली या इसको डिस्कस किया जो आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर इंडिपेंडेंस, एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है क्या क्या चैलेंजेस हमारे देश ने फेस किए। ठीक है, चैलेंजेस, एंड देन उसके बाद क्या आपका उन चैलेंजेस से डील कैसे किया, वो सारी चीजें जो है वो डिस्कस की हमने। एंड उसके बाद हमने क्या प्लानिंग के बारे में बात की, 5 ईयर प्लान हमने कहां से बोरो किए, प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, और 1 पार्टी डोमिनेंस की हमने बात की, कांग्रेस, इनिशियली 3 इलेक्शंस की हमने बात की। तो ये सारी चीजें मैं प्रीवियस सेशंस में कंप्लीट कर चुकी हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग आपका एक्सटर्नल रिलेशंस जो है वो पढ़ रहे थे, है ना, कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और जो बाकी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिलेशंस जो हैं, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल से गाइड होते हैं, किस चीज पे बेस्ड है, राइट। चलिए भाई, तो उसका पहला सेशन एक इंट्रोडक्टरी सेशन में कर चुकी थी, वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। एंड आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं भाई, इसका पार्ट 2। तो एजेंडा क्या है उसके बारे में बात करते हैं, क्या सीखने को मिलेगा आपको इस लेक्चर के बाद। तो देखिए ये क्या है, आपका वर्ल्ड मैप है। मैं जब भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स खैर अलग से पढ़ाऊंगी तब भी, एंड क्योंकि आज हम इंटरनेशनल मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंटरनेशनली जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं आपके या दूसरी कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में जिन चीजों की हम बात करते हैं, तो जब भी मैं बात करूं यूएसए, कनाडा, चाइना, जापान, तो कम से कम आप लोग इस कंडीशन में होने चाहिए हो कि आप मैप पे उसको मार्क कर पाओ। ठीक है, अब ये एक दिन में ना याद नहीं हो जाता है कि भाई एक दिन में पता लग गया यूएस कहां पर है, कनाडा, चलो यूएस कनाडा तो आधे रिश्तेदार होते हैं, वहां पे हमें पता होता है, बाकी कंट्रीज में ना दिक्कत होती है। तो बार बार ये मैप देखते रहो, निहारते रहो, तो चीजें जो है वो क्या ब्रेन आपका ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलिए, सो आज लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेक्चर में हम सीखेंगे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेजर एलिमेंट्स जो है वो क्या हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या होती है, हमने प्रीवियस सेशन में इस चीज को अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है भाई, उसके बाद उस फॉरेन पॉलिसी में जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका क्या रोल था, उनका क्या इनपुट था, ठीक है, उनका क्या से था, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं किस चीज की, कि मेजर एलिमेंट्स जो हैं किन चीजों से मिलके बनी हुई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। तो देयर आर 2 मेजर एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। कौन से वो 2 मेजर एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्या आपका, रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल द नेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है कि देखो वैसे जो भी चीज इंपॉर्टेंट है मैंने उसको ऑलरेडी रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो इंडिया जो है वो सबसे पहले क्या बोला जाता है हमारी फॉरेन पॉलिसी में कि यू हैव टू रिस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ ऑल द नेशंस एज इन जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो, एंड अपार्ट फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ भी हम ट्रेड करते हैं, जिनके साथ भी हमारा इंटरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या भाई क्यूरियोसिटी जागेगी आप लोगों के, आप बोलोगे मैम सोवरेन कहीं तो पढ़ा है, सुना सुना सा लग रहा है, प्रियम्बल के टाइम पे पढ़ाया था क्या आपने। तो बच्चों साथ के साथ रिवाइज करो, सोवरेन का मतलब क्या होता है या सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है। इट मीन्स द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। इंडिपेंडेंट इसका मतलब कोई उनके ऊपर रूल नहीं कर रहा है, दे आर फ्री, अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, है ना, जो कि आप लोग हमेशा बनना चाहते हो इस एज में। इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। सीधे से शब्दों में कोई और कंट्रोल ना करे किसी कंट्री को, कोई भी कंट्री अपने डिसीजंस, ठीक है ना, अपनी चॉइसेस अपने हिसाब से बनाए, उसको इतना फ्रीडम होना चाहिए। और ऐसी कंट्री को हम क्या बोलते हैं, सोवरेन कंट्री बोलते हैं। तो अब दिमाग चलाओ और मुझे बताओ क्या इंडिया सोवरेन कंट्री है या नहीं। प्रियम्बल में क्या, देखो पेपर का सवाल है ये, बिल्कुल सीयूईटी में आपसे पूछा जा सकता है, क्या प्रियम्बल में वर्ड सोवरेन जो है वो यूज किया है, वो किया है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लियर यहाँ से
इसका मतलब नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। क्लियर? नाउ ये तो पहला एलिमेंट हो गया। सेकंड क्या है? मेंटेनिंग वंस सिक्योरिटी थ्रू पीस। पीस जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो न्यूक्लियस रहेगा किसी भी इंटरनेशनल एजेंडा का, अग्रीमेंट का। आप आगे भी जाके पढ़ोगे ना तो भी। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही कहती है कि भाई देश की सिक्योरिटी पे, इंटेग्रिटी पे आंच नहीं आना चाहिए, लेकिन शांति के साथ। ठीक है, शांति वार्ता, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अगर है, देखो पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड ही करो। झगड़ा हो रहा हो तो भाई या तो साइड से होकर निकल जाओ। देखो लड़ाई में, झगड़े में किसी का भी कोई फायदा नहीं होता है, दोनों साइड को लॉस होता है। ठीक है, चाहे वो एनर्जी का लॉस हो, पैसे का लॉस हो या किसी और चीज का लॉस हो। सो it implies a synergy, a complementary state that is not present when violence and conflict pervade a society or a country। किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी कंट्री के लिए क्या वायलेंस एक अच्छी चीज नहीं है ना, बहुत लॉस हो जाता है। ठीक है भाई, तो क्या बोला है कि ठीक है हमें अपने देश की, अपने देशवासियों की रक्षा करनी है, सब कुछ सिक्योर करके रखना है, पर किसके साथ? शांति के साथ, विद पीस और थ्रू पीस। क्लियर? सोवरेनिटी एंड पीस, ये दो एलिमेंट्स हमारे फॉरेन पॉलिसी के हो गए। अब देखो मैंने दो इमेजेस जो है ना वो इंक्लूड की हैं। तो पीस तो ये देखो, ये वाला इमोजी तो वैसे भी हम लोग यूज करते हैं ना, आपका इंस्टा फेसबुक पे चलता है ये वाला इमोजी तो पीस के लिए, राइट। ठीक है भाई, तो दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल फॉर पीस एंड दिस इज क्या? सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये सारे के सारे लोग क्राउन जो है वो अपने हाथ से उठाया हुआ है। इसका मतलब क्या है? दे आर गवर्निंग देमसेल्व्स, खुद से। हमें किसी और की जरूरत नहीं है, हमें किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं है जो आके हमको बताए डू दिस डू दैट। नहीं, अब हम क्या हैं? हम सोवरेन हैं, तो कोई हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इंडिया ने यही बोला है कि भाई अपने पड़ोसियों के साथ, बाकी देशों के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखो, पर उनके इंटरनल अफेयर्स में हमें क्या नहीं करना है? इंटरफेयर नहीं करना है अनटिल अनलेस पूछा ना जाए। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं मैं आपको, है ना, वो कॉलोनी की आंटियों की आदत होती है ना, बोर्ड में कितने परसेंट आए, मैथ्स क्यों ले लिया, बायो क्यों नहीं लिया, है ना, इंजीनियरिंग क्यों बनना है, डॉक्टर क्यों नहीं बनना है। तो बहुत इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, तो हम लोग एट टाइम्स बड़े चिड़चिड़ा जाते हैं कि क्या दिक्कत है यार, अपने काम से काम रखो, बस वैसा सही है। तो इंडिया ने भी वही बोला, भाई अपने काम से काम रखो अनटिल अनलेस हम पूछ नहीं रहे हैं। हम पूछें कि आंटी हम कौन सा सब्जेक्ट ले लें, तब वो बताएं, दैट इज फाइन। समझ गए, है ना। तो वैसा इंटरफेरेंस जो है वो हमें क्या, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में, इंटरनल अफेयर्स में नहीं करना है। क्लियर है इतना? चलो अब इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद देखेंगे हम नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। जवाहरलाल नेहरू जो है देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि उनके क्या इनपुट थे, उन्होंने क्या बोला। तो उन्होंने बोला क्या, दैट वी हैव टू मेंटेन आवर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, कि भाई टेरिटरी है ना। अब क्योंकि अब देखो ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है जानना, ऐसा उन्होंने क्यों बोला, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात क्यों की गई थी? क्योंकि पार्टीशन देख चुका था देश, है ना। तो अब उनको क्या चाहिए था कि दोबारा ये चीज लाइफ में कभी रिपीट ना हो, इसीलिए वी हैव टू मेंटेन दी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एज इट इज, हमारी बाउंड्रीज रहे। ठीक है, किसी को अपने ऊपर कब्जा नहीं करने देंगे, ठीक, और हमें भी किसी के ऊपर कब्जा नहीं करना है। ठीक है भाई, एंड मेंटेनिंग सोवरेनिटी। इतने बढ़िया से वो कॉलोनी की आंटी वाला एग्जांपल देके मैंने आपको सोवरेनिटी समझा दी है। सो यही आपकी क्या, जो जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी थी उसमें बोला गया था दैट यू हैव टू मेंटेन दी सोवरेनिटी, राइट। एंड उसके बाद क्या, ग्रोइंग रैपिडली। भाई जब तक देश बढ़ेगा नहीं, देशवासी कैसे बढ़ेंगे, डेवलपमेंट जो है वो कैसे होगा, है ना। तो यही तीनों चारों चीजें जो है वो बोली गई किसमें, नेहरू की फॉरेन पॉलिसी में। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब तो ये जो जवाहरलाल नेहरू वाली जो पॉलिसी थी, जिसके ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि भाई यू हैव टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मेंटेनिंग सोवरेनिटी एंड ग्रोइंग रैपिडली। रैपिडली ग्रोइंग क्यों, अब इसको लिंक करो, प्लानिंग कमीशन, पीएसयूज एस्टैब्लिश किए गए, स्टील प्लांट्स लगाए गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई, आईआईटीज बनाए गए, सारी चीजें किसके लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है भाई। सो जवाहरलाल नेहरू exercised foreign policy from 1946 to 1964। ये पोटेंशियल क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे क्या, कि जो जवाहरलाल नेहरू वाली जो फॉरेन पॉलिसी थी वो कब से कब तक फॉलो हुई। ठीक है, सो कब से कब तक, 46 से 1964 तक। क्लियर, सॉर्टेड। चलो भाई, अब
इसके बाद बात करेंगे किस चीज की। देखो हमने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई मेजर एलिमेंट्स क्या हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने डिस्कस किया कि जवाहरलाल नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके मेन पॉइंट्स क्या थे। अब इसके बाद हम बात करेंगे किस चीज की, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे देश आगे बढ़ता है, टाइम बीतता है, डेवलपमेंट होता है, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, कंट्री की रिक्वायरमेंट, इंटरनेशनली जिनके साथ हम ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो हमको भी अपनी पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं, है ना। चेंजेस इनएविटेबल, बदलाव तो जरूरी है भाई, ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना, ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं, सो दैट जो फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे। तो सबसे पहले क्या, पंचशील। अब देखो इससे तो काफी हद तक चीजें क्लियर होगी। पंच मतलब पांच, पांच किसी चीज की बात हो रही है। वो जी टीवी पे एक शो आता था ना, हम पांच, ठीक है। सो वैसा कि पंचशील। अब आप पूछोगे मैम ये पंचशील क्या है, तो ये जो एक एक चीज है ना, जो एक एक पॉइंट है, इसको हम इलैबोरेट करते जाएंगे आपके आगे जो लेक्चर्स हैं उनमें, ठीक है भाई। एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। जब कुछ ना समझ में आए ना, तो मैंने हमेशा ये चीज बोली है, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के समझने की क्या करो, कोशिश किया करो कि भाई क्या बोल दिया, ये तो हमें समझ में आया ही नहीं। सो नॉन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्या होता है, ऐसे सीधे जा रहे हैं, अरे कभी कभी नहीं हो जाता है। मैं आपको बता रही हूँ, साइकिल भी चलाई है मैंने, टू व्हीलर भी चलाया, फोर व्हीलर भी चलाया हुआ है ना। गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ा जाता है तो गाड़ी एक, मतलब टायर्स का या कुछ अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है तो गाड़ी एक साइड ही भाग रही होता है कि नहीं होता ऐसा, है ना। लाट वहां से लाओ दिमाग चला के अपना कि अच्छा अलाइनमेंट। कभी साइकिल से गिर गए तो वो टायर नहीं अजीब सा हो जाता है, तो फिर वो सही से साइकिल चलती नहीं है। तो उन सारी चीजों को कैसे ऐसे लिंक करके पढ़ो कि अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाता है ना। सो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसका मतलब हम कहीं अलाइन नहीं होंगे, हम किसी एक के साथ नहीं जा रहे हैं, अकेला चलो रे वैसा एकला, ठीक है ना। सो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी जो है वो इंडिया क्या करता है, फॉलो करता है और अपनी फॉरेन पॉलिसी में इनकलकेट किया हुआ है उसे, ठीक है भाई। तो द पॉलिसी ऑफ एंटी कॉलोनियलिज्म एंड एंटी रेसिज्म। कॉलोनियल रूल जो है वो कम से कम 2000 बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, 200 सालों तक हमने झेला है। तो उसके बाद उसके जो रिपरकशंस थे भाई वो सभी ने, आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, हमारे एंसेस्टर्स ने देखे हुए हैं। तो पॉलिसी में इस चीज को क्या किया गया, इंक्लूड किया गया कि भाई क्या एंटी कॉलोनियलिज्म, मतलब अपने देश के लिए भी और बाकी देशों के लिए भी यही चीज फॉलो की जाएगी। एंड क्या, एंटी रेसिज्म, नस्ल भेद नहीं करना है ना। मैंने आपको पढ़ाया था साउथ अफ्रीका के केस में, मैंने क्या टर्म यूज की थी बताइए। पेपर का सवाल है ये, अगर आप देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें भूल रहे हो ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने बहुत लड़ाई लड़ी थी उस चीज के खिलाफ, बताइए भाई। अरे अपार्थीड नहीं था, पढ़ाया है बच्चों, है ना। सो एंटी रेसिज्म, काला गोरा, है ना, ये सब, अरे कितना ये सब चलता रहता है यूएस में। आप देखिए आए दिन ब्लैक लाइव्स मैटर, ये मूवमेंट सॉर्ट ऑफ चला आपका, नहीं ठीक है, इतना फेसबुक पे ट्रेंड होता है, इंस्टाग्राम पे सारी चीज इतनी ट्रेंड होती हैं, मतलब हर जगह से ना नॉलेज जो है ना उसको अक्वायर करने की कोशिश किया करो, हर चीज कुछ ना कुछ सिखाती है, ठीक है। तो इंडिया की क्या पॉलिसी है, एंटी कॉलोनियलिज्म की और एंटी रेसिज्म की। हम भेदभाव नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। नाउ सो पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। देखो अगेन पीस, कि भाई किसी के साथ भी कोई डिस्प्यूट हो रहा है, जैसे कि मैं आपको लिंक करके बताऊं, चाइना के साथ हमारा बहुत डिस्प्यूट हो जाता है ना, डोकलाम वाला इशू हुआ आपका, ठीक भाई। अरुणाचल में इतना सारा इशू मतलब रहता ही है, कहीं ना कहीं टसल हो जाता है दोनों की आर्मीज के बीच में, ठीक। तो हमेशा हमारी कंट्री कोशिश करती है क्या, मतलब ये फॉरेन पॉलिसी में ये चीज इंक्लूड की गई है कि कैसे कोशिश करनी है, वॉर को अवॉइड करना है। देखो अवॉइड करना है ना, एट एनी कॉस्ट। जब तक शांति से बात चल रही है तब तक शांति से बात करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला नहीं मानेगा तो भाई हम फिर छोड़ेंगे भी नहीं, है ना, ठीक है। सो पीसफुल सेटलमेंट हमेशा यही ट्राई किया जाएगा। एंड फॉरेन इकोनॉमिक एड सपोर्ट टू यूएन और इंटरनेशनल लॉ। मैंने आपको आर्टिकल 51 पढ़ाया था, है ना, मैंने आपको बताया था। तो क्या बोला गया है कि भाई जितने भी इंटरनेशनल लॉ हैं, ठीक है, जैसे जब हम इंटरनेशनल वाला पॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना तो बताऊंगी, यूएन लॉ ऑफ सी, ठीक है। जैसे चाइना जो है ना बहुत आपका साउथ चाइना सी में पार्सल आइलैंड्स वगैरह वाला इशू आपने पढ़ा होगा कि ओएनजीसी ने जाके प्लांट लगाया वहां पे, तो बहुत चाइना ने बोला नहीं नहीं ये तो हमारा एरिया है, आप यहाँ पे आके कुछ नहीं ले सकते हो, नहीं, तो ये बड़ा टसल चला। तो उसके लिए अब देखो अब क्या है भाई, सी है आपका। देखो अब मैं आपको, देखो यहाँ पे आपके लिए मैप कितना इंपॉर्टेंट हो गया, मैं आपको मैप के थ्रू बताती हूँ। अब यहाँ पे कहाँ होगी आपकी साउथ चाइना सी,
चाइना कहाँ है पहले तो ये बता दो। देखो ये रहा आपका चाइना, तो ये वाले एरिया में कहीं आपकी साउथ चाइना सी है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सारे देश हैं, जापान भी है, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, ठीक है, काफी सारी कंट्री है। तो मैम लॉ किसका एप्लीकेबल होगा अगर दो कंट्रीज के बीच में टसल हो गया? अपने देश में तो हमारा कानून चलता है, बाहर पानी के ऊपर किसका चलेगा? तो तब आएगा वहां पे इंटरनेशनल लॉ, है ना। तो इंटरनेशनली एक लॉ है अंक्लोस, UNCLOS, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ सीज। तो सारी जो जो इसके सिग्नेटरी होते हैं, जिन जिन ने इसको साइन किया होता है, उनको ये मानना पड़ता है। तो इंडिया ने क्या बोला, इस तरीके के जो लॉ है जिसको हमारा देश फॉलो करता है, जिसपे हमने साइन किए हुए हैं, हमें क्या करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है एट एनी कॉस्ट, ठीक है भाई। और क्या, यूएन को, यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ेंगे इसको, है ना। सो यूएन का मेन एजेंडा ही ये था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतना केओस हो गया था ना, जो इतना सारा डिस्ट्रक्शन सब कुछ हुआ था, तो उसी के लिए यूएन को जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया गया था। यूएन से पहले क्या थी, लीग ऑफ नेशंस। सीयूईटी पूछ लेगा कि लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर कौन था, यूनाइटेड नेशन था, ठीक है। तो अब भाई यूनाइटेड नेशन देश के नहीं, दुनिया के सारे देशों से मिलकर बना हुआ है। इट इज द कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेनी कंट्रीज, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री टू कंट्रीब्यूट समथिंग, कंट्रीब्यूट एज इन फाइनेंशियली, फाइनेंसेस, अदरवाइज यूएन कैसे काम करेगा, पैसा तो चाहिए होता है ना भाई, ठीक है। तो हमने क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या कि हमें इकोनॉमिकली सपोर्ट करना है किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को, लॉ को, या फिर यूनाइटेड नेशन को। क्लियर, इतना क्लियर। तो ये सारी चीजें क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है भाई। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं, मैंने आपको बताया ना पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट क्या बच्चों, देखिए समझिए इस चीज को। जवाहरलाल नेहरू वाज द वन जिन्होंने ये आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट जो है उसको प्रपोज किया। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई, वो मैंने बोला ना दो पावर ब्लॉक्स बन गए थे, एक सोवियत यूनियन वाला और एक यूएस वाला। उन्होंने बोला दैट इंडिया शुड कीप इटसेल्फ सर्कुलेटिंग फ्रॉम द स्ट्रगल बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। उन्होंने बोला ना भाई, हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं ना, सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम सोवियत यूनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, नॉन अलाइन, ना इस ब्लॉक के पास ना इस ब्लॉक के पास। क्लियर, ठीक है भाई। So the main concern of the policy is not to support or go against of the any two military power blocks। दो पावर ब्लॉक्स कौन से, आपका एक यूएस और दूसरा सोवियत यूनियन। उन्होंने बोला हाँ, हम अगर देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम एक को सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे। तो क्या बोला गया, मतलब क्या डिसाइड किया गया कि दोनों में से किसी को हम फॉलो नहीं कर रहे, किसी के भी ये जो दो मिलिट्री ब्लॉक्स हैं इनके अगेंस्ट हम नहीं जाएंगे। सो दिस इज द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। क्लियर है। सो इंडिया ने क्या किया, थर्ड वर्ल्ड बनाया, अपार्ट फ्रॉम यूएसए, अपार्ट फ्रॉम सोवियत यूनियन, अपना एक तीसरा ग्रुप और अपना तीसरा वर्ल्ड जो है वो बना लिया। कैसे, दोनों पावरफुल ब्लॉक से डिस्टेंस मेंटेन करके, ठीक है। तो ये आपकी पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, राइट। अब कुछ बेसिक चीजें उनको डिस्कस करते हैं कि भाई क्या, डेमोक्रेसी का रिस्पेक्ट करना है, हम लोग खुद विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है ना, ठीक है। तो क्या करना है भाई, रिस्पेक्ट करनी है। डेमोक्रेसी क्या होती है, जब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, ठीक है भाई। सो इंडिया रेस्पेक्टेड डेमोक्रेसी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, देयरफॉर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की गई थी। सबसे बड़ा चैलेंज था ये, मैंने बताया था आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसीलिए स्टैब्लिश की गई थी। कब स्टैब्लिश की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डेट बताओ भाई, मैंने पढ़ाया है ये सब कुछ, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, यहीं से क्वेश्चंस आ जाते हैं। बताओ, 25 जनवरी उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था। हाँ जी, 25 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है भाई, सब पढ़ाया हुआ है। सो इसीलिए इंडिया ने क्या, डेमोक्रेटिक होना चूज किया, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया, फ्री और फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया, ठीक है भाई। अब इसके बाद क्या, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, है ना। तो और भी काफी तरीके के अधिकार जो है वो हमें दिए गए हैं। तो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, भाई हम इंसान हैं तो कुछ राइट्स हमको नेचुरली मिले हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया ने ह्यूमन राइट्स को ही फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में अपने सिटीजन्स को दिया, है ना।
कहां पर है फंडामेंटल राइट्स? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो वो इमेज में लिखा हुआ है ना कि भाई एवरी ह्यूमन हैज राइट्स, सबके पास क्या है, कुछ ना कुछ अधिकार होने चाहिए हैं। ठीक है भाई, और अगर वो अधिकार वायलेट हो गए तो हम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, दिस इज इमेज देख के समझ में आ रहा होगा, वर्ल्ड पीस की बात की जा रही है, इसी के लिए यूएन को एस्टैब्लिश किया गया था। तो एफर्ट्स क्या किए गए वर्ल्ड पीस के लिए? So securing peace is the main element of India's foreign policy। बताया ना, एक सोवरेनिटी, दूसरा पीस। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था कि क्या, कि भाई हमारे घर में भी झगड़े ना लगे, हम भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी यही बोला कि भाई क्या वॉर में इन्वॉल्व नहीं होना है और पार्टिसिपेट नहीं करना है, वॉर को एट एनी कॉस्ट क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है? चलिए भाई, इसके बाद क्या, ना कॉलोनियलिज्म को फॉलो करना है ना इंपीरियलिज्म को। कॉलोनियलिज्म तो मैंने बताया था, क्या होता है, एक कंट्री फिजिकली क्या करती है, कंप्लीट कंट्रोल कर लेती है दूसरी कंट्री पे, जैसे कि किसने, इंग्लैंड ने हमारे ऊपर किया है ना, हमारे ऊपर आके राज किया, फिजिकली हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लिया, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज, अपनी चॉइसेस हमारे ऊपर एनफोर्स की, हमारे लोगों के ऊपर एनफोर्स की, वो क्या हुआ, कॉलोनियल रूल हुआ, उसको कॉलोनियलिज्म बोला गया। तो फिर ये इंपीरियलिज्म क्या होता है मैम? इंपीरियलिज्म मतलब फॉर्मली या इनफॉर्मल तरीके से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन, आपके ट्रेड को, इकोनॉमी को कंट्रोल कर लिया किसी तरीके से, उसको बोला जाता है क्या, इंपीरियलिज्म। अब देखो इनिशियली जो ये अंग्रेज आए थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्यों आए थे, कैसे आए थे, फैक्ट्री सेटअप की थी, है ना, पहले से तो आके उन्होंने कंट्रोल नहीं कर लिया था। आपने पढ़ा होगा अपने हिस्ट्री सेशंस में कि भाई वास्को डी गामा आए, उन्होंने इंडिया को ढूंढ लिया, एंड देन बस उसके बाद तो यही सिलसिला चालू हो गया, धीरे धीरे करके लोग आए, एंड पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ठीक है, डेन्स और आपके ब्रिटेन वाले सब आए और आपस में उन्होंने लड़ाई की, और फाइनली सुप्रीमेसी किसकी स्टैब्लिश हुई, ब्रिटिशर्स की स्टैब्लिश हुई। ऐसा ही हुआ था ना। तो इनिशियली क्या, इकोनॉमी को और पॉलिटी को कंट्रोल किया गया, एंड देन इवेंचुअली टेरिटरी को भी हमारे क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमिनेशन इज इंपीरियलिज्म, और फिजिकल डोमिनेशन मतलब फिजिकल कंट्रोल जो है वो आपका कॉलोनियलिज्म। ठीक है भाई, चलिए ना अब इसके बाद क्या बात करते हैं। यस, देखिए इंडिया हमेशा बोलता है क्या, प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप। शुरुआत से ही क्या बोला है भाई, अच्छे से रहना है, सबके साथ दोस्ती से रहना है, लड़ाई झगड़ा हमको नहीं करना है। और इसीलिए जब कोल्ड वॉर हुआ था तो इंडिया ने काफी एफर्ट्स किए थे, काफी इनपुट दिया था, किस चीज के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। आप बोलोगे मैम कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर 1 सब अभी के लिए इतना समझ लो, याद रख लो, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ेंगे ना तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ाऊंगी, बढ़िया से स्टोरी सुना के एकदम। ठीक है भाई, एंड देखो अब आप बोलोगे मैम हम कैसे मान लें इंडिया जो पीस के लिए कंट्रीब्यूट करता है हमेशा, कोई एग्जांपल दे दीजिए। तो बच्चों पीस कीपिंग ऑपरेशंस का नाम सुना है, यूनाइटेड नेशन की फोर्स है, ठीक है। तो यूएन क्या करता है, जिस भी देश में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है ना तो अपनी फोर्स को भेजता है यूएन। आप बोलोगे मैम यूएन के तो मेंबर इतने सारी कंट्रीज हैं, तो हर कंट्री क्या करती है, अपनी अपनी आर्मी को भेजती है, अपने ऑफिसर्स को भेजती है। तो इंडिया भी क्या करता है भाई, इंडिया हमेशा अपनी आर्मी भेजता है पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। जब श्रीलंका में वॉर हुआ था तब भी भेजी, जब सीरिया वाला ये इशू हुआ तब भी भेजी, है ना। तो ये बताता है, ये चीज दिखाती है कि भाई हम अपनी आर्मी को, अपनी डिफेंस को, अपनी फोर्सेस को भेज रहे हैं। ये बताता है इंडिया की सीरियसनेस कि भाई कितने सीरियसली इंडिया को क्या चाहिए है, वर्ल्ड पीस चाहिए है। ठीक है भाई, क्लियर है, राइट, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं, इतना पढ़ना था आज हमें, है ना। आज के सेशन में काफी सारी चीजें हमने सीख ली। क्या क्विक एक रिकैप में आपको दे देती हूँ, फटाफट बता देती हूँ। हमने देखो मतलब मोटा मोटा तो हमने आज क्या फॉरेन पॉलिसी की बात की, फॉरेन पॉलिसी के मेजर एलिमेंट्स की हमने बात की। जो दो मेजर एलिमेंट्स है क्या, सोवरेनिटी एंड पीस की हमने बात की। उसके बाद क्या, नेहरू के रोल की हमने बात की कि भाई उनकी जो पॉलिसी थी 1946 से लेकर 1964 तक वो क्या थी, आपकी क्या थी भाई, फॉलो की गई थी। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सारे चेंजेस आए। तो 4-5 चीजें मैंने आपको जॉट डाउन करके बताई, उसमें से पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म आज हमने डिस्कस किया। यहीं से आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट आप लोग साथ के साथ चीजों को रिवाइज करते जाइएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो, ब्रेन में फीड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पेपर के टाइम पे, एग्जाम्स के टाइम पे आपका पैनिक मोड जो है वो ऑन नहीं होगा।
Thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care. Thank you.